हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी जनरेटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डीसी जनरेटर की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कार्य सिद्धांत को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो अपना संरचना के अंदर छोड़ गया था उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कार्य सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक छूट गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम है आर्मेचर कुंडली। ठीक है, अब आर्मेचर कुंडली क्या होती है? देखिए ना, आर्मेचर कुंडली की अगर अपन बात करेंगे तो जो आर्मेचर कुंडली वाला भाग है ना, ये वो भाग है जिस भाग के अंदर इस जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित था? देखिए ना, अपन ने जब मशीन की संरचना पड़ी थी तो इस प्रकार से पड़ी थी। देखिए, ये जो बाहरी भाग था इसको अपन योक बोल रहे थे और यहाँ पे ध्रुव थे। ठीक है, इस प्रकार से दोनों तरफ ध्रुव थे। ठीक है, चारों तरफ अगर अपन बनाएंगे तो चारों तरफ इस प्रकार से ध्रुव बने हुए थे। ठीक है, तो इन ध्रुवों के जस्ट मध्य में एक भाग बना हुआ था, उस भाग को हम लोग क्या बोल रहे थे? आर्मेचर बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इस भाग के ऊपर जो की गई कुंडली रहेगी ना, उसको हम लोग आर्मेचर कुंडली बोलते हैं। ठीक है, ये जो कुंडली रहेगी ना, इस कुंडली का उपयोग क्या रहेगा? इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल एक्चुअल के अंदर प्रेरित होता है इस जनरेटर के अंदर। ठीक है, अब देखिए ना, ये जो कुंडली रहती है ना, ये जनरेटर के अंदर दो प्रकार से बांधी जाती है। ठीक है, मतलब जनरेटर और मोटर दोनों के अंदर दो प्रकार से बांधी जाती है। कौन कौन से प्रकार रहते हैं उनके? जो पहला प्रकार रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लैप कुंडली या लैप वाइंडिंग, और दूसरा जो प्रकार रहता है उसका मतलब होता है वेव कुंडली या फिर वेव वाइंडिंग। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डीसी जनरेटर यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो वाइंडिंग्स है ना, ये जो दोनों वाइंडिंग है, इनका सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि ये दोनों वाइंडिंग होती क्या है। ठीक है, जो डिटेल है इन दोनों वाइंडिंग की, वो दोनों की दोनों वाइंडिंग की डिटेल्स हम लोग एक अलग से यूनिट अपने सेपरेटली, जिसका नाम है वाइंडिंग्स, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पे इन डीसी वाइंडिंग्स और जो एसी की वाइंडिंग्स रहती है ना, उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे सिर्फ हल्का सा हम लोग क्या ले रहे हैं? ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ना, लैप और वेव वाइंडिंग की जब भी अपन बात करेंगे तो हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि ये लैप का मतलब क्या होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? लैप का मतलब क्या होता है और वेव का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ना, लैप को समझने के लिए हमें एक छोटा सा उदाहरण लेना पड़ेगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ना, अगर आपने कभी रेसिंग का ट्रैक देखा हो ना, रेसिंग का ट्रैक कैसा रहता है? देखिए, एक ग्राउंड रहता है ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड रहेगा, बाई चांस ये जो ट्रैक है कितने मीटर का है? 400 मीटर का है। कितने मीटर का है? 400 मीटर का है। अब बाई चांस इस ट्रैक का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इस ट्रैक के ऊपर अगर आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, क्या बोल रहा हूँ मैं? 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा ऐसा करोगे कि इस स्थान से स्टार्ट होते हुए इस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाओगे, यानी 400 × 4। ठीक है, 400 × 4 होते ही कितने मीटर हो जाएगा? ये 1600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? 1600 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ना, ये जो चक्कर अपन ने लगाया ना, इन चक्कर की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? लैप बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? लैप बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या रहा? आपने देखा कि एक ये जो ग्राउंड था ना, इस ग्राउंड के ऊपर ही, देखिए, इस एक ग्राउंड के ऊपर ही हमने क्या करा? एक चक्कर लगाया पहले, और उसके ऊपर ही दूसरा चक्कर लगाया, और उसके ऊपर ही तीसरा चक्कर, और उसके ऊपर ही चौथा चक्कर। इसका मतलब एक के ऊपर एक हम लोग क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुंडली रहेगी ना, ये लैप कुंडली, ये लैप कुंडली भी इस प्रकार से रहेगी। कैसे रहेगी? आप देखोगे कि ये जो कुंडली इस प्रकार से स्टार्ट होगी, एक चक्कर अपन ने लगाया, दूसरा चक्कर भी इसके ऊपर लगाएंगे, तीसरा भी इसके ऊपर लगाएंगे, चौथा भी इसके ऊपर लगाएंगे, और इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर अपन वेव की बात करेंगे तो वेव का हिंदी मतलब होता है क्या? तरंग। क्या रहता है? तरंग। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, जो तरंग रहती है ना, वो तरंग किस प्रकार से निर्माण होता है? देखिए, समुद्र के अंदर अगर अपन तरंग को देखते हैं ना, तो तरंग ऐसे कुछ बहती है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग रहेगी ना, ये वाइंडिंग भी इस प्रकार से की जाएगी। ऐसे देखिए ना, इस प्रकार से ये वाइंडिंग की जाएगी। ठीक है, अगर अपन टेक्निकली इन दोनों वाइंडिंग्स की बनाने की बात करें ना, तो ये जो दोनों वाइंडिंग रहती है, एक एक करके अपन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए है ना, जो लैप वाइंडिंग रहेगी ना, वो लैप वाइंडिंग तो इस प्रकार से निर्माण होगा। देखिए, इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हो? देखिए, एक के ऊपर एक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इनको। इस प्रकार से ये जो वाइंडिंग है इसका
निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये इसके दो जो सिरे हैं वो दोनों के दोनों सिरे निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वेव कुंडली की बात करोगे ना, तो जो वेव कुंडली रहेगी ना वो इस प्रकार से बनी हुई रहेगी। देखिए इस प्रकार से बनी हुई रहेगी। ठीक है, ऐसे करके ये कुंडली। ठीक है, तो ये जो आकार रहेगा ये कैसा रह गया, ये लैप के समान रह गया। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक अपन ने कुंडली बांध दी, और जो दूसरा प्रकार है ये कैसा रह गया, ये तरंग के समान रह गया। ठीक है, ऐसे तरंग बह रही। ठीक है, अब आप क्या देख पाओगे यहाँ पे ये जो कुंडली है ना, ये कैसे एक के ऊपर एक इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि ये समांतर क्रम के अंदर संयोजित है। ठीक है, इसलिए इस कुंडली को हम लोग समांतर कुंडली का नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं ये जो कुंडली है ना ये क्या है, समांतर कुंडली। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वेव कुंडली की बात करोगे ना, इस कुंडली को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, श्रेणी कुंडली के नाम से भी जानते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, श्रेणी कुंडली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कुंडलियों को हम लोग अच्छे समझने के लिए इन दोनों के डिफरेंसेस को पढ़ते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये दोनों की दोनों कुंडलियाँ एक्चुअल में रहती कैसी है। ठीक है, अब डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने मेन लिखे हुए हैं। देखिए पहला जो डिफरेंस है, वो पहला डिफरेंस क्या है इसका, देखिए है ना, पहला डिफरेंस देखिए यहाँ पे, देखिए है ना, पहला जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस के अंदर बताया है ये जो कुंडलियाँ, ये कुंडलियाँ एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहती है। अभी जस्ट अपन ने देखा ये जो कुंडलियाँ कैसे बनी हुई थी, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी। जस्ट अपन ने देखा है कैसे बनी हुई, देखिए ना, इस प्रकार से इसका निर्माण अपन ने करा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वेव कुंडलियों की बात करोगे ना, तो वेव कुंडलियाँ कैसे रहेगी, तरंग के समान रहेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा लगेगा ये श्रेणीपथ के अंदर संयोजित है। ठीक है, तो ये इनका पहला डिफरेंस रहता है। अब दूसरे डिफरेंस की बात करेंगे, तो जस्ट अभी मैंने बताया ये जो कुंडली रहती है इनको हम लोग समांतर कुंडलियों की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रतीत होती है जैसे अपन ने इनको समांतर के अंदर संयोजित किया हुआ है। ठीक है, और जो वेव कुंडलियाँ रहेगी इसको हम लोग श्रेणी कुंडलियों के समान बोलेंगे, क्योंकि ये प्रतीत होती है ऐसे कि भाई ये श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित है। ठीक है, तीसरे डिफरेंस की बात करें तो देखिए ना, अगर आप देखिए अपन ने ध्रुवों के बारे में अभी डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो और चालकों के बारे में, चालक का मतलब क्या है, ये जो चालक, ये जो कुंडली अपन बांध रहे हैं ना, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे चालक बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कभी भी अपने को गिवन चालक हैं और गिवन ध्रुव हैं, उदाहरण के लिए अगर हमने बोल दिया कि एक जैसे स्लॉट है, उस स्लॉट के अंदर कुल मिला के जैसे 6 टर्न है, उदाहरण ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और वहाँ पे जो ध्रुवों की संख्या है वो 4 है। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर अगर अपन दोनों के दोनों वाइंडिंग करते हैं ना आर्मेचर के अंदर, मतलब अगर लैप रखते हैं वहाँ पे भी 4 ध्रुव हैं और 6 टर्न है, और अगर वेव कर रहे हैं, वेव अगर अपन संयोजित कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर 4 ध्रुव हैं और 6 टर्न है ना, तो इन दोनों की तुलना के अंदर ये जो लैप कुंडली रहेगी ना, उस लैप कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल रहेगा ना वो ज़्यादा प्रेरित होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा प्रेरित होगा, और इसके अंदर कम प्रेरित होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए ना, दिए गए पोल और आर्मेचर चालकों के लिए यह वेव वाइंडिंग की तुलना में कम विद्युत वाहक बल प्रेरित करती है। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो लैप कुंडली रहेगी ना ये कम विद्युत वाहक बल प्रेरित करेगी, और ऐसे ही ये जो वेव कुंडली रहेगी ना, ये वेव कुंडली क्या करेगी, ज़्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन इसकी बात करेंगे, किसकी, तीसरे डिफरेंस की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर परिपथ। क्या बोलते हैं, समांतर परिपथ। ठीक है, तो अगर अपन लैप वाइंडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे समांतर परिपथों की संख्या इस वाइंडिंग, इस मशीन के अंदर उत्पन्न, या फिर इसके अंदर जो प्रेजेंट ध्रुव है ना, यानी जैसे अगर P ध्रुव है ना तो उसके बराबर रहती है। ठीक है, इसको हम लोग Z से प्रतीत करते हैं। ठीक है, यानी जो समांतर पथ की संख्या वो कितनी रहेगी, यहाँ पे P यानी ध्रुवों की संख्या के बराबर रहेगी। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ की बात करोगे वेव कुंडली की, तो यहाँ पे जो Z रहता है ना, ये हमेशा 2 के बराबर रहता है। कितना रहता है, 2 के बराबर रहता है। ठीक है, इस पर कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने यहाँ पे ध्रुव लगा रखे हैं। ठीक है, जो पांचवा और अंतिम डिफरेंस अपन ने लिखा हुआ है वो क्या है कि जो लैप कुंडली रहेगी ना, इस लैप कुंडली के द्वारा कम वोल्टेज और अधिक धारा वाली मशीन का निर्माण किया जाता है, और ये जो वेव कुंडली रहेगी ना, ये अधिक वोल्टेज और कम धारा वाली मशीन का निर्माण करेगी। ठीक है,
होप जो अपन ने जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो नोट करने वाली और याद रखने वाली बातें क्या हैं, एक तो ये कि भाई इनकी संरचना कैसी रहती है, ठीक है। दूसरा क्या कि इनको हम लोग समांतर बोलते हैं और इनको श्रेणी बोलते हैं। तीसरा ये जो चीज़ है ना z बराबर p किसके केस के अंदर, लैप के केस के अंदर, और यहाँ पे जो z बराबर 2 है वेव के केस के अंदर, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, ठीक है। अब जैसे अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, ठीक है। अब कार्य सिद्धांत की अपन जब भी बात करेंगे ना, तो हमें दो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। क्या चीज़, देखिए दो नियम है, एक तो है क्या, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और जो दूसरा है वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है। ये क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो अपना जनरेटर रहेगा ना उसकी कार्यप्रणाली के अंदर उपयोग में आएगी, ठीक है। कैसे, देखिए ना यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, सॉरी राइट हैंड रूल है ना, इस राइट हैंड रूल के अंदर ये बताया हुआ है कि यदि हम लोग हमारे हाथ की, सीधे हाथ की इन 3 उंगलियों को, जैसे देखिए ना, ये जिसको अपन 4 फिंगर बोलते हैं, ये जिसको अपन मिडल फिंगर बोलते हैं, और ये जिसको अपन जैसे अंगूठा बोलते हैं, इनको अगर हम लोग इस प्रकार से रखें कि ये तीनों के तीनों आपस के अंदर 90 डिग्री के अंदर है ना, फिर हम लोग क्या करें, यदि यहाँ पे जो चालक हम लोग रोटेट कर रहे हैं ना, उस चालक की मोशन की डायरेक्शन के अंदर इस अंगूठे के रखें, यहाँ पे अगर फ्लक्स की दिशा के अंदर इस उंगली को रखें, तो ये जो भाग रहेगा ना, ये भाग हमें बताएगा कि वो जो चालक है ना, उस चालक के अंदर किस दिशा के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अपन जब भी जनरेटर का बारे में पढ़ेंगे ना, कार्यप्रणाली के बारे में, तो जो जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, उसकी दिशा किसके द्वारा दी जाती है, तो वो दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है। जो दूसरी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए जब अपन कार्यप्रणाली पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कि जो उसका सिद्धांत है, ठीक है। सिद्धांत क्या होता है, देखिए ना, ये जो जनरेटर रहता है ना, ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता है ना, यानी जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ EMI, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके ऊपर कैसे निर्भर करता है, देखिए जो लॉ ऑफ EMI या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम रहता है ना, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि किसी चालक में, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि किसी चालक में फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो उस चालक के अंदर एक EMF प्रेरित होगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बोलता है। क्या बोलता है वो, कि यदि किसी चालक में फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस चालक के अंदर क्या उत्पन्न होगा या क्या प्रेरित होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली करेंगे ना, तो पढ़ेंगे ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, जो चालक रहेगा ना, इसका जो चालक कौन है, वो है आर्मेचर कुंडली। कौन है, आर्मेचर कुंडली, ठीक है। उस आर्मेचर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। किसके अंदर परिवर्तन करेंगे, फ्लक्स के अंदर परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिद्धांत हो जाता है किसका, डीसी जनरेटर का, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या रहेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इसका सिद्धांत रहता है। वो नियम क्या कहता है, वो बोलता है कि यदि किसी चालक के अंदर फ्लक्स के अंदर परिवर्तन किया जाए तो उस चालक के अंदर क्या प्रेरित होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है। और जो दूसरा नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, वो क्या बोलता है कि वो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ना, उसका मान क्या रहेगा, वो रहेगा d∅dt, ठीक है। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऊपर निर्भर करेगा। दर का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा उसके अंदर परिवर्तन होगा ना, उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेरित होगा विद्युत वाहक बल, और जितना कम विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना, उतना कम विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है। तो अब जैसे इसकी कार्यप्रणाली की बात करते हैं, तो देखिए ना, आप जब जनरेटर को देखोगे ना, तो देखने के अंदर वो इस प्रकार से उसकी संरचना रहेगी। देखिए ना, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये हैं ध्रुव, ठीक है। क्या है, ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको चुंबक के रूप में बनाया हुआ है,
ठीक है, ताकि आपको सिर्फ समझाया जा सके। ये क्या है, चुंबक है, ठीक है, चुंबक, और ये भी क्या है, चुंबक है दोनों तरफ, ठीक है। उनमें से इस साइड में उत्तरी ध्रुव और इस साइड में क्या है, दक्षिणी ध्रुव, और इसके मध्य के अंदर यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग बांधी हुई है। क्या है, वाइंडिंग बांधी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या दिखेगा, ये जो ध्रुव है ना, इन ध्रुवों के मध्य, क्योंकि ये पास के अंदर है, तो इनके अंदर क्या होएगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, एन से निकलते हुए और एस के अंदर जाते हुए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या देख पाओगे कि ये जो चालक है ना, ये चालक अपने आप से इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो अगर अपने को विद्युत वाहक बल प्रेरित करना है ना, तो अपने को क्या करना है, इस चालक के अंदर से, कौन से चालक के अंदर से, ये जो चालक इसके मध्य के अंदर है, जिसको अपन आर्मेचर बोल रहे हैं ना, इस आर्मेचर के अंदर से अपने को क्या करना है, फ्लक्स के अंदर परिवर्तन करना है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है अगर कोई भी इकाई क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, उस इकाई क्षेत्रफल के अंदर से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चालक है ना, इस चालक के अंदर से जो लाइनें जा रही हैं, उन लाइनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अगर अपन इसकी कार्यप्रणाली की बात करेंगे, तो देखिए ना, ये वो स्थिति रहती है जिस स्थिति के अंदर जो जनरेटर रहता है ना, उस जनरेटर के अंदर आर्मेचर मौजूद रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये वापस से अपन ने बनाया हुआ है, सेम वही चीज़ बनाई हुई है, देखिए ना। ये जो इस मशीन के अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ना, वो प्रेरित होना सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि ये जो आर्मेचर अपन ने बना रखा है ना, यहाँ पे देखिए ना, ये जो आर्मेचर आपको दिख रहा है, ये आर्मेचर की पोजीशन कैसी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस आर्मेचर की पोजीशन कैसी है, ठीक है, इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, अलग अलग पोजीशंस बता रखी है आर्मेचर की, किसकी बोल रहा हूँ मैं, आर्मेचर की, ठीक है। अब देखिए ना, पोजीशंस कैसे दिख रही हैं, आप देखेंगे, देखिए ना, ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, पहले केस के अंदर जो आर्मेचर चालक है वो इस प्रकार से है, ठीक है, फिर इस प्रकार से रहेगा, फिर इस प्रकार से रहेगा, फिर इस प्रकार से रहेगा, फिर वापस से इस प्रकार से रहेगा, और फिर वापस से ऐसे करके ये रोटेट हो रहा है, देखिए ना, पहले सीधा था, ठीक है, फिर ऐसे टेढ़ा हो गया, फिर वापस ऐसे हो गया, तो ऐसे करके ये रोटेट होता है, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट होता हुआ दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ना, क्या होगा, देखिए ना, आप जब पहली स्थिति देखोगे ना, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को अगर अपन इनिशियल स्थिति वह देखते हैं, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे जितना भी फ्लक्स है ना, वो सारा का सारा फ्लक्स इस चालक के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। अगर आप इनिशियल स्थिति मानोगे, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब इस स्थिति के अंदर जितना भी फ्लक्स है, वो सारा का सारा फ्लक्स इस चालक के थ्रू जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे चालक के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना चाहें ना, यानी d∅/dt को ज्ञात करना चाहें ना, तो देखिए d∅ का मतलब क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो प्रेरित हो रहा है, वो मैक्सिमम का मैक्सिमम इसके अंदर से जा रहा है, किसके अंदर से, इस चालक के अंदर से। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस वोल्टेज को बनाना चाहोगे ना, तो इस स्थिति के अंदर अगर जो फ्लक्स में परिवर्तन 0 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा ना, वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो यहाँ पे ये वोल्टेज की वैल्यू रहेगी। अब देखिए, अगर ये चालक इस स्थिति के अंदर आ गया, ठीक है, इस स्थिति के अंदर आ गया, तो क्या आप देखोगे कि देखिए ना, इसको थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे जैसे अगर आ गया, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे तो जो अधिकतम फ्लक्स था इसके अंदर से पास हो रहा था, पर इस स्थिति के अंदर कुछ फ्लक्स इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। कौन सा वाला, ये वाला भाग जैसे ऊपर से, और ऐसे ही कुछ नीचे से कुछ भाग रहेगा जो इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा ना फ्लक्स का, जैसे अगर अपन φ1 - φ2 बोल रहे हैं, तो ये डिफरेंस की कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी। से अगर x वैल्यू हो गई, या फिर जैसे अगर 1 वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे फ्लक्स के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। तो जैसे ही परिवर्तन होएगा ना, तो परिवर्तन होते ही यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस विद्युत वाहक बल को हम लोग बना देंगे, ठीक है। अब आगे अगर आप देखोगे, तो थोड़ा सा और ये रोटेट होगा, और ऐसी कोई स्थिति हो जाएगी, ठीक है। इस स्थिति के अंदर आप क्या देखोगे, जैसे ये जो स्थिति बनी हुई है,
इस स्थिति के अंदर आप क्या देखोगे कि ये जो पूरा फ्लक्स था ना, ये पूरा का पूरा फ्लक्स में से मैक्सिमम फ्लक्स इसको बाईपास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आड़ा रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है, तो सारा फ्लक्स ऊपर से और नीचे से जा रहा है। तो इस स्थिति के अंदर जो फ्लक्स में परिवर्तन रहेगा ना, वो क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। अधिकतम अगर रहेगा ना, तो क्या होएगा? यहाँ से जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है ना, वो भी क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ का निर्माण करना चाहो तो इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। अब आगे अगर आप देखोगे ना, तो आगे होके ये वापस आगे रोटेट होके इस पोजीशन के अंदर आएगा। ठीक है, ये अगर रोटेट होगा इस साइड में तो इस पोजीशन के अंदर आएगा। अब जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो अधिकतम से वापस ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी। और जब ये ऐसी स्थिति के अंदर ये आ जाएगा ना, कौन? चालक, तो इसकी वैल्यू वापस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस वेव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, अगर आप जैसे इस आर्मेचर को इस प्रकार से बना रहे हो, देखिए ना, ये आर्मेचर है। ठीक है, ये जैसे ऊपर वाला भाग है, इसको टॉप बोल रहा हूँ मैं, और नीचे साइड में एस है। तो जब ये रोटेट होएगा ना, हाफ साइकिल पूरा करने के बाद ये जो टॉप वाला भाग है ना, वो नीचे की साइड में चल जाएगा। ठीक है, तो अब यानी जो यहाँ पे अब आगे का रोटेशन होगा ना, ये क्या होएगा? यहाँ पे ऊपर कौन रहेगा? बॉटम वाला पार्ट रहेगा। यानी अब जो रोटेशन होगा वो बॉटम से टॉप की तरफ होगा अगले हाफ के अंदर। ठीक है, यानी जो पहले आपने तरंग बनाई थी ना, उस तरंग की विपरीत दिशा के अंदर अपने को तरंग बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे थे हम लोग, अब कैसे जा रहे हैं? बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो परिवर्तन होगा ना, वो इसके उल्टी दिशा के अंदर बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए ना, अब जब पूरी साइकिल पूरी होगी ना, उस टाइम पे आप क्या नोट कर पाओगे कि ये जो जनरेटर है ना, इस जनरेटर में एक्चुअल में जो प्रेरित हो रहा है वो क्या हो रहा है? एसी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। क्या हो रहा है? एसी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। पर हम लोग यहाँ पे जो जनरेटर पढ़ रहे हैं ना, वो कौन सा जनरेटर पढ़ रहे हैं? वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन सा जनरेटर पढ़ रहे हैं? डीसी जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेरित तो एसी हो गया, अब अपने को चाहिए क्या? डीसी। क्यों चाहिए डीसी? क्योंकि ये जनरेटर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस जनरेटर के अंदर यहाँ पे एक उपकरण का या एक अलग से एक पार्ट ऐड कर देते हैं, जिस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। क्या बोल देते हैं? कम्यूटेटर। ठीक है, ये कम्यूटेटर क्यों ऐड किया गया है? ये कम्यूटेटर इसलिए ऐड किया गया है ताकि हम लोग जो एसी है ना, उस एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। किसके अंदर कन्वर्ट कर सकें? डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, हमने जब इसकी संरचना पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो कम्यूटेटर था ना, वो कम्यूटेटर का कार्य क्या था? कम्यूटेटर का कार्य था एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, किसके द्वारा? कम्यूटेटर के द्वारा। ठीक है, तो अगर आप मोटा मोटे रूप से देखोगे ना, तो जो डीसी जनरेटर रहता है ना, वो एक्चुअल के अंदर प्रेरित तो क्या करता है? एसी, पर हम लोग कम्यूटेटर की सहायता से इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं? डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जनरेटर की क्या रहती है? कार्य प्रणाली। ठीक है, कई बार ये चीज़ पूछा जाता है कि कभी भी, जैसे अगर अपन से पूछा जाता है कि भाई जो डीसी जनरेटर रहता है ना, वो प्रेरित क्या करता है, तो कभी भी अपने को ये नहीं बोलना है, क्योंकि ये डीसी जनरेटर का नाम है, डीसी जनरेटर है, तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि वो डीसी वोल्टेज प्रेरित कर रहा है। एक्चुअल में वो प्रेरित तो क्या कर रहा है? वो प्रेरित तो क्या कर रहा है? एसी, पर हम लोग कम्यूटेटर की सहायता से उसको डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, होप जो ये चीज़ अपन ने डिस्कस की वो आपको अच्छे समझ में आएगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है, देखिए ना, आज के लेक्चर के अंदर हमने एक एक करके देखिए ना। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो वाइंडिंग रहती है वो दो प्रकार की रहती है, एक तो रहती है लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। लैप कैसी वाइंडिंग रहती है? ये ऐसे, इसका ऐसे निर्माण होता है कि भाई हम लोग एक के ऊपर एक कुंडली को बनाते हैं। ठीक है, और ये जो वेव कुंडली रहती है ना, ये वेव कुंडली कैसी रहती है? ये एक तरंग के आकार के अंदर रहती है। ठीक है, अब देखिए इनके डिफरेंस अपन ने पढ़े थे, कैसे पढ़े? देखिए ना, डिफरेंस, पहला डिफरेंस था कि भाई एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, और वेव कुंडली को हम लोग श्रेणी कुंडली बोल रहे थे। ठीक है, श्रेणी कुंडली बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रम था ये श्रेणी क्रम के अंदर था। ठीक है, ये डिफरेंसेस थे जो अपन ने डिस्कस किए थे, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। इसके बाद अपन ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा था। इसके अंदर अब ये क्यों पढ़ा था? ये इसलिए पढ़ा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल रहता है ना, उसकी डायरेक्शन हम लोग इसके द्वारा देते हैं। किसके द्वारा?
राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। इसके बाद हमने कार्य सिद्धांत पढ़ा था डीसी जनरेटर का, जो कि क्या था, वो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिकली पहला नियम, जो नियम क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम बोलता है कि यदि किसी चालक के अंदर विद्युत वाहक बल यदि किसी चालक के अंदर अगर अपन फ्लक्स के अंदर परिवर्तन करेंगे ना, तो उस फ्लक्स के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसको हम लोग उसकी दिशा किसके द्वारा बताएंगे, हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, जो दूसरा नियम था इसका फैराडे का, वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो ये जो दर है ना, इस दर का खेल पूरा रहता है इसकी वर्किंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्किंग समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वर्किंग के अंदर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई ये जो आर्मेचर है ना, इस आर्मेचर को हम लोग इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे। किसके अंदर, इस ध्रुव के अंदर। हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई ये जो पोजीशन है ना इस आर्मेचर की पोजीशन के हिसाब से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, पहली जो स्थिति देखी थी, यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक करेगा इस आर्मेचर में के अंदर से, वो क्या रहेगा, वो मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स में से अगर अपन मैक्सिमम फ्लक्स को अगर घटाएंगे, तो जो बचा हुआ फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लक्स में परिवर्तन रहेगा वो क्या रहेगा, वो शून्य रहेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर जो फ्लक्स प्रेरित होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो ऐसे निर्माण होके यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एसी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था, जिसको अपन कम्यूटेटर की सहायता से डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमने ये चीज़ जानी थी कि भाई जो जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, वो एक्चुअल में प्रेरित तो डीसी एसी करता है, पर हम लोग उसको डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो आज जो अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे समझ में आया है और मेरी ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस आपको अच्छे समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं और हमसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।